गुड मॉर्निंग क्लास, आपका स्वागत है एजुकेशन फॉर ऑल मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको कराऊंगा क्लास 10 केमिकल रिएक्शन पार्ट 2। पार्ट 2 मीन्स हमने पार्ट 1 कर लिया था, तो जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है, इसका पहला भाग नहीं देखा है, वो मेरे प्लेलिस्ट में जाके क्लास 10 साइंस वाले सेक्शन में जाके इसका पार्ट 1 देख सकता है। तो पार्ट 1 में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, हमने पढ़ लिया था केमिकल रिएक्शन के इफेक्ट क्या होते हैं, और हमने पढ़ लिया था केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। तो क्लास, केमिकल रिएक्शन मतलब रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी कोई सी भी घटना, ऐसी कोई सी भी प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ या कोई चीज किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। जैसे कागज का जलना और खाने का पचना, जंग का लगना, दुनिया भर के। ठीक है, तो आज मैं आपको बताता हूँ केमिकल इक्वेशन से। तो देखो क्लास, याद रखना कि मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में बोल रहा हूँ ताकि मेरा दोनों मीडियम कवर हो सके। केमिकल इक्वेशन को कहते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। तो देखो रासायनिक समीकरण क्या होता है। अब मैंने आपको कह दिया कि ये दो चीजें रिएक्ट करके कुछ बन रही है। मैंने कह दिया सपोज कि आयरन, सपोज मैंने कह दिया वुड प्लस एयर रिएक्ट करके, वुड प्लस फायर, सपोज वुड प्लस फायर, तो सपोज वुड प्लस फायर छोड़ो, सपोज मैंने कहा पेपर प्लस फायर एसिड। मैंने कहा कागज में आग लगती है तो क्या बन जाता है? राख बन जाता है। तो ये केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन क्यों है क्लास? क्योंकि पेपर से एश, राख जो होता है वो एक अलग सब्सटेंस होता है। एश से वापस पेपर प्राप्त नहीं किया जा सकता। दिस प्रोसेस इज इरिवर्सिबल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, और वी कैन कॉल इट केमिकल चेंज। तो अब जो केमिकल इक्वेशन होता है उसे क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। आप, मैं रिएक्शन को RXN लिखूंगा, ठीक है ना, तो समझ जाना RXN मतलब रिएक्शन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। मतलब जब भी हम रासायनिक समीकरण को लिखकर दर्शाएंगे, जब भी हम रासायनिक समीकरण को लिखकर दर्शाएंगे, उस दर्शाने के तरीके को हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। तो देखो हिंदी मीडियम कितना आसान है। रासायनिक अभिक्रिया को लिखकर दर्शाने के तरीके को रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा बाइक चलाओ। बाइक चलाने के लिए सबसे आसान बात होनी चाहिए कि आपके बाइक की चाबी होनी चाहिए, और बाइक पे क्या होना चाहिए? पेट्रोल होना चाहिए, और हाँ, बाइक भी होनी चाहिए। सबसे जरूरी बात तो यही है। अगर आप पे ये तीन चीजें तो आप बाइक चला सकते हो। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड वे में, अगर आप पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ चलाए, तो आपके पास बाइक के सारे पेपर वर्क होने चाहिए और आपके सेफ्टी गियर्स होने चाहिए, हेलमेट या जो भी हो सकता है, ठीक है ना। तो केमिकल इक्वेशन को भी इसी तरीके से हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो हम लिख सकते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक हो सकता है नॉन स्टैंडर्ड, ठीक है। एक मानक रूप में, एक अमानक रूप में, ठीक है। तो मानक रूप, स्टैंडर्ड, नॉन स्टैंडर्ड क्या होता है? स्टैंडर्ड का मतलब है, सपोज मैंने लिखा आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन गिव Fe2O3। अब मैंने यहाँ लिख दिया आयरन सॉलिड है, लोहा सॉलिड फॉर्म में, ये गैस फॉर्म में, और सपोज ये है सॉलिड फॉर्म में, ठीक है ना, सॉलिड फॉर्म में। अब इसके बाद मैंने यहाँ लिख दिया कि मैं इसे कर रहा था हीट। क्या कर रहा था? हीट। और अगर मैंने यही रिएक्शन ऐसे लिखी होती Fe+O2 Fe2O3। अब देखो दोनों रिएक्शन में, दोनों केमिकल इक्वेशन, दोनों रासायनिक समीकरण में क्या अंतर है? इस रासायनिक समीकरण में आपको इस साइड को हम कहते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का मतलब होता है जो चीजें केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रही होती है, और प्रोडक्ट मतलब जो चीजें हमें मिलती है। एक बार और, रिएक्टेंट मतलब जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, और प्रोडक्ट मतलब जो हमें मिल रहे हैं। हिंदी में रिएक्टेंट को कहते हैं अभिकर्मक, अब प्रोडक्ट को कहते हैं उत्पाद। तो हिंदी में
अभिकर्मक वो होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और उत्पाद वो होंगे जो हमें मिलेंगे। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है? अगर दोनों केमिकल इक्वेशन को देखा जाए तो यहाँ पे आपको नहीं पता आयरन की स्टेट कौन सी है। स्टेट का मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस। ऑब्वियस सी बात है, रूम टेम्परेचर पे वो सॉलिड स्टेट पे मिलता है, लेकिन हर मैटर का 3 स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यहाँ पे हमें किसी का भी स्टेट नहीं पता, यहाँ पे हमें सबका स्टेट पता है। सेकंड फॉर्म, यहाँ पे हमें ये पता है कि रिएक्शन के लिए कंडीशन क्या है, और हमें यहाँ पे रिएक्शन के लिए कंडीशन नहीं पता। तो ऐसा रिप्रेजेंटेशन, एक ऐसा तरीका जिसमें हम केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं और उसमें उसके बारे में सब कुछ पता होता है। सब कुछ पता होने का मतलब क्या क्या पता होगा कि उनकी स्टेट कौन सी है, स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड या गैस, और आपको साथ ही साथ ये भी पता होगा कि रिएक्शन हो कैसे रही है। होने का मतलब है कि किस फैक्टर की वजह से रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। जैसे मैंने आपसे कहा चाय बनाओ, तो चाय बनाने के लिए आपको पता है सब कुछ सामान डालने के बाद आपको उसे हीट करना पड़ेगा। विदाउट हीट चाय टी फॉर्मेशन नहीं होगा। तो अब लिख सकते हैं, हम लिखते हैं स्टैंडर्ड केमिकल इक्वेशन। स्टैंडर्ड केमिकल इक्वेशन में क्या क्या होता है? पहला, फेज। फेज का मतलब सॉलिड, लिक्विड या गैस ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट आर डिफाइंड। मतलब आपको ये जरूर बताएगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यानी कि अभिकर्मक और उत्पाद, अभिकर्मक और उत्पाद की अवस्था कौन सी है, कि वो सॉलिड में, लिक्विड में या फिर गैस में है। और आपको ये भी बताएगा कंडीशन फॉर रिएक्शन। कंडीशन फॉर रिएक्शन का मतलब है कि आपको ये भी बताएगा कि रिएक्शन कंप्लीट कैसे हो रही है, कि हीट करने से कंप्लीट हो रही है या फिर किस फॉर्म में कंप्लीट हो रही है। तो आपको ये सब फॉर्म बताएगा हमारा स्टैंडर्ड केमिकल इक्वेशन। और नॉन स्टैंडर्ड केमिकल इक्वेशन क्या होगा? जिसमें इन सब का कमी होगा। मतलब अगर एक भी फैक्टर हो सकता है उसने केमिकल रिएक्शन का कंडीशन बता दिया कि हीट करने पे केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, लेकिन उसने हमें फेज नहीं बता रखा, तो वो क्या हो जाएगी? नॉन स्टैंडर्ड केमिकल रिएक्शन। अब मैं क्या लेता हूं? एक केमिकल इक्वेशन लेता हूं। मैंने लिया एक केमिकल इक्वेशन। अब सपोज मैंने लिया N2 प्लस H2 गिव्स 2NH3। अब ये गैस की फॉर्म में, ये भी गैस की फॉर्म में और ये भी गैस की फॉर्म में, और यहां मैंने दे दिया टेम्परेचर। तो आपको ये टेम्परेचर याद नहीं करना कि क्या होता है, क्योंकि देखो रिएक्शंस कितनी होती हैं, इक्वेशंस कितनी होती है, इनफाइनाइट। तो आप सबकी स्टैंडर्ड कंडीशन तो याद नहीं कर सकते, तो टेम्परेचर याद करना पार्ट ऑफ 10th क्लास सिलेबस नहीं है। आपका क्या काम है? आपको उसने एक स्टैंडर्ड केमिकल इक्वेशन दे दी। स्टैंडर्ड क्यों कहा मैंने इसे? क्योंकि इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फेज बता रखे, और ये भी बता रखा है कि इसे हीट करने पे केमिकल इक्वेशन प्रोसीड करेगा। ठीक है। अब आपको सबसे पहले क्या चेक करना है कि जो केमिकल इक्वेशन है ये बैलेंस्ड है या नहीं। सबसे पहले ये चेक करना है। बैलेंस्ड को कहते हैं संतुलित और अनबैलेंस को कहते हैं असंतुलित। ठीक है। अब आपके पास दो चीजें हैं, एक होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन और एक होता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो समझते हैं दोनों को। सपोज मैंने इसी इक्वेशन को लिया N2 प्लस H2 गिव 2NH3। तो क्लास देखिए, तो ये आपको दे रखी है केमिकल इक्वेशन। क्लास समझना मैं क्या कह रहा हूं। स्टैंडर्ड केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं? जिसमें इसके फेज भी बता रखे होते हैं और हमें कंडीशन भी बता रखी होती है। आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। ठीक। लेकिन जब मैं आगे का चैप्टर प्रोसीड करूंगा, मतलब मैं जो भी टॉपिक कराऊंगा, हो सकता है कि मैं इसके फेज या इसका टेम्परेचर ना लिखूं। इसका मतलब ये नहीं है कि इक्वेशन नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना मैंडेटरी है, लेकिन हम जब आगे की क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हमें ये पता चलेगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। और अभी हमें बहुत चीजें करनी है। जैसे हमें क्या करना है,
हमें अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन देगा और उसे क्या करना है, बैलेंस कर रहा है। तो देखो अगर उसने एक केमिकल इक्वेशन दे रखी है और उसने स्टैंडर्ड फॉर्म में दे ही रखी है तो आपके लिए कोई काम है ही नहीं, और अगर नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में दी है तो आपको पता लगाना है कि वो क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है या नॉन स्टैंडर्ड। ये भी गैस है और ये भी गैस है। तो देखो गैस के लिए आप एरो भी लगा सकते हो। अब आप क्या देखते हो, यहां ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन एक रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट है। अब देखो अब देखो 10th क्लास, रिएक्टेंट में नाइट्रोजन कितने हैं, नाइट्रोजन के कितने एटम हैं, 2। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितने एटम है, देखो 2 यहां थे, 3 यहां थे, 2 3 जा 6। उधर आ जाओ प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में नाइट्रोजन। तो देखो ये 2NH3 का मतलब क्या होता है क्लास, 2 बाहर NH3 अंदर। अब ये 1 है तो 2 1 जा 2, तो नाइट्रोजन कितने हैं 2, हाइड्रोजन 2 3 जा 6, तो हाइड्रोजन कितने 6। आपने क्या देखा कि रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में नाइट्रोजन के एटम सेम है, रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के एटम सेम है। ऐसी एक केमिकल इक्वेशन, द टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन इन विच number of atom in reactants and products are equal, the known as balanced chemical equation। तो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसे द टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन इन विच number of atoms in reactants and products are same or we can say equal। हिंदी में एक ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकर्मक तथा उत्पाद में अणुओं की संख्या समान होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण ये दे दिया, ठीक है। और अगर यही मैं पूछूं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, अगर मैं क्या पूछूं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, इफ आई आस्क अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो आप सिंपली लिख सकते हो असंतुलित रासायनिक समीकरण, अनबैलेंस, द टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर नॉट सेम, आर नॉट इक्वल, जिसमें बराबर नहीं होते। जैसे इसका एग्जांपल देख लो, इसका एग्जांपल देखोगे नाइट्रोजन हाइड्रोजन, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट में नाइट्रोजन कितने हैं 2, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितने हैं 2, प्रोडक्ट में नाइट्रोजन कितने हैं, देखो 2 1 जा 2, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितने हैं 2 3 जा 6। तो क्या ये बराबर है, नहीं। अगर एटम बराबर नहीं है तो उसे हम क्या कहते हैं, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। हिंदी में एक ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकर्मक तथा उत्पाद में अणुओं की संख्या समान नहीं होती है उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगली क्लास, अब देखें, अब आपके पास मैंने दिया N2 + H2 गिव NH3। आपने कहा भाई नाइट्रोजन के यहाँ पे 2 एटम है, हाइड्रोजन के 2 हैं, उधर नाइट्रोजन का 1 है और हाइड्रोजन के 3 है। आपने कहा ना तो ये बराबर है और ना ही ये बराबर है, ये है अनबैलेंस्ड इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो क्लास एक चीज देखना, वैसे अगर देखा जाए तो मैंने इसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं रखा। क्यों नहीं रखा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, क्योंकि मैंने इसकी फेज मेंशन नहीं करी और रिएक्शन की कंडीशन मेंशन नहीं करी। लेकिन हमारा यहाँ पे मेन मोटिव होता है इक्वेशन को बैलेंस करना सीखना। इसलिए अगर मैं इसे नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो आप समझ जाना कि ये इसलिए नहीं लिखा मैंने क्योंकि मैं इस समय आपको क्या सिखा रहा हूं, बैलेंस करना। लेकिन अगर एग्जाम में आपके पास आता है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में देगा और आपको वही स्टैंडर्ड फॉर्म फॉलो करनी है। तो क्लास आपने देखा ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब मैं कह रहा हूं जब भी आपके पास कोई अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन आए, मतलब असंतुलित रासायनिक समीकरण आए, असंतुलित रासायनिक समीकरण आए, तो आपको क्या करना है क्लास, उसे बैलेंस करना है। क्या करना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आपको उसको करना ही पड़ेगा बैलेंस। अब हमारे मन में आता है क्यों भाई, बिना मर्जी के तो हम कुछ नहीं करते। अगर मैंने आपसे कहा
कि आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, तो आप क्या करोगे, अगर आप 9th-10th क्लास में हो या अगर आपके घर में कोई 9th-10th क्लास में, या आपको लगता है कि मेरे किसी जानने वाले को इस इंफॉर्मेशन की जरूरत है, तभी तो आप सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपका इस पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है तो आपको सब्सक्राइब करके कुछ नहीं मिलेगा। सिमिलरली अब मैंने पूछा कि मैं कन्वर्ट क्यों करूं, कि मुझे ऐसा क्यों करना है, और ये एग्जाम का क्वेश्चन है कि व्हाई वी हैव टू बैलेंस एनी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, कि हमें किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करना पड़ता है। तो देखो, सपोज मैं एक एग्जांपल लेट करता हूं, सुनना एग्जांपल बहुत आसान है। आपका एक दोस्त है चिंटू, चिंटू की मम्मी ने कहा कि उसने 1 किलोग्राम दूध डाला, 1 किलोग्राम राइस एंड 1 किलोग्राम ऑफ शुगर, और उसे हीट किया, डेल्टा मतलब हीट, और बना दिया स्वीट, हिंदी में खीर, मतलब मीठे चावल बना दिए, खीर बना दिया। अब चिंटू ने आपसे कहा भाई मेरी मम्मी ने 4 किलो खीर बना दी इतने सामान से, तो आप क्या कहोगे, भाई या तो तेरी मम्मी बेवकूफ बना रही है या फिर तू हमें बेवकूफ बना रहा है। क्यों? क्योंकि आपने सामान कितने किलोग्राम डाला था, 3 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, तो यहाँ पे भी कितना मिलना चाहिए, 3 किलोग्राम। इस नियम को हम कहते हैं, अगर आपने याद हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हिंदी में द्रव्यमान का संरक्षण नियम। द्रव्यमान का संरक्षण नियम क्या कहता है क्लास, कि ना तो मास बनाया जा सकता है और ना ही मास खत्म किया जा सकता है, बस वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। अगर मेरे पास ये 5 किलोग्राम का मार्कर है, अगर मैं इसे मेल्ट करता हूं और चाहे कुछ भी बनाऊं, उसका मास कितना मिलेगा, 5 किलोग्राम। 5 किलोग्राम से ज्यादा और कम नहीं मिल सकता। ये स्टैंडर्ड केस है, ठीक है ना। तो अब देखो होता क्या है, अब मैंने आपको केमिकल इक्वेशन दी, N2 + H2 गिव NH3। आपने देखा यहाँ नाइट्रोजन है 2, हाइड्रोजन है 2, वहां नाइट्रोजन है 1, हाइड्रोजन है 3, ना तो ये बराबर है ना ही ये बराबर है, तभी आपने इसे क्या नाम दे दिया, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब आपने क्या नोटिस किया, आपने नोटिस किया ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब मैं कह रहा हूं कि इसे बैलेंस करना ही पड़ेगा। तो आपने पूछा क्यों, तो क्यों समझते हैं। यहां नाइट्रोजन के 2 एटम थे और नाइट्रोजन के 1 एटम का मास कितना होता है, 14 ग्राम, तो 2 एटम का कितना हो जाएगा, 28 ग्राम। यहाँ नाइट्रोजन का 1 एटम है तो कितना मास हो जाएगा, 14 ग्राम। यानी कि आपने डाला कितना था, 28 ग्राम, और आपको मिल कितना रहा है, 14 ग्राम। क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, नहीं। तो यही वो रीजन है कि आपको अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। क्यों, अगर नंबर ऑफ एटम डिफरेंट है, अगर नंबर ऑफ एटम डिफरेंट है तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास डिसऑबे होता है। और आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, यूनिवर्सल। तो यानी कि जब भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन आएगी देन वी हैव टू बैलेंस इट। तो इसका रीजन है टू ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास we have to balance chemical equation। हिंदी में क्या लिखोगे, द्रव्यमान के संरक्षण नियम को लागू करने के लिए हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। तो अब क्लास, अब हमें क्या करना है, अब मैं आपको सिखाऊंगा केमिकल इक्वेशन बैलेंस कैसे करते हैं। तो देखो, बैलेंस करने की तो बहुत आसान तरीका है, सभी क्लास में लिखा है, सभी किताब में लिखा है, लेकिन उसमें गड़बड़ हो जाती है। क्या गड़बड़ हो जाती है समझते हैं। सबसे पहले मैं एग्जांपल करता हूं, टॉपिक चल रहा है हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हिंदी में रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। तो सबसे आसान क्वेश्चन उठा दो सबसे पहले, N2 + H2 गिव 2NH3। देखो क्लास, आप सोच सकते हो कि मैंने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अभी मेरा मतलब मोटिव सिर्फ आपको क्या है, केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना सिखाना है।
अदरवाइज अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो मुझे ये ऐसे हाफ एरो में लिखनी पड़ेगी, क्योंकि ये होता है रिवर्सिबल, यानी कि ये होता है केमिकल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट। तो ये सब तो बताना नहीं है, फिलहाल हमें क्या बताना है कि ये बैलेंस है कि नहीं, और नहीं है तो कैसे होगी। तो आपने क्या लिखना है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ प्रोडक्ट और सॉरी रिएक्टेंट और यहाँ प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट में नाइट्रोजन कितने हैं 2, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितने हैं 2, प्रोडक्ट में नाइट्रोजन कितने हैं 1 और हाइड्रोजन कितने हैं 3। अब देखो आधी जनता ये करती है कि वो सोचता है 3 पूरे का है, जबकि नहीं, ये 3 सिर्फ किसका है, हाइड्रोजन का। तो यहाँ पे आ गया 3। अब ना तो ये बैलेंस है और ना ही ये बैलेंस है। आप याद रखना 10th क्लास, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का यूज कर सकते हो आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो आप देखो क्या होता है, अगर मैं इसे बैलेंस करना चाहूं तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसे 2 से, लेकिन अगर ऊपर वाले को बैलेंस करना चाहूं तो इधर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, क्योंकि 2 1 जा 2 2 2 3 जा 6 2 3 जा 6। अब मेरा की रूल याद रख लो, मैंने आपको क्या कहा 10th क्लास कि बैलेंस करना तो कोई सिखा देगा, किताब में भी लिखा होगा, हर जगह लिखा होगा, लेकिन अब जो मैं बात कहने चाह रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस से गेन होती है। और वो एक्सपीरियंस क्या कहता है कि आपके पास अगर 2 अवेलेबिलिटी हो बैलेंस करने की, एक अवेलेबिलिटी ये है और एक अवेलेबिलिटी ये है, मतलब आप इसे बैलेंस कर सकते हो या फिर इसे। तो याद रखना क्लास, हमेशा बैलेंस उसे करेंगे जिसमें सिर्फ वन साइड मल्टीप्लीकेशन हो रखा हो, जिसमें सिर्फ एक तरफ गुणा हो रखा हो। इसमें दोनों तरफ गुणा है, मल्टीप्लाई है, और इसमें सिर्फ वन साइड मल्टीप्लाई है। तो जिसमें वन साइड मल्टीप्लाई है हम पहले उसे यूज करेंगे। तो हम किसे यूज करेंगे, इसे। तो इसके अकॉर्डिंग क्या करा हुआ है, नाइट्रोजन में 2 मल्टीप्लाई करना है, वो भी किधर, प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट तो ये रहा, तो देखना क्लास, नाइट्रोजन में 2 मल्टीप्लाई करने का मतलब है यहां। अब आधी जनता पता है क्या सोचती है कि मैं यहां क्यों नहीं लगा देता, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन 2 ऐसे भी होगा। तो आप एक चीज समझो, आप पानी पीते हो डेली, पानी का फॉर्मूला होता है H2O। अगर मैं यहाँ 2 लगा दूं, क्या ये पानी का फॉर्मूला रहेगा, नहीं, क्योंकि मॉलिक्यूल तो आप थोड़ा डिफाइन करोगे, मॉलिक्यूल पहले से डिफाइन होता है। और अगर कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है तो उसे याद होगा, क्लास 9th में आपने पढ़ा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कि किसी भी केमिकल कंपाउंड में, किसी भी केमिकल मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ एटम का रेशो होता है वो हमेशा क्या रहता है, फिक्स। अगर वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो 2:1 है, तो वो कहीं पे भी, चाहे आप यहाँ की बात करो या किसी और कंट्री की बात करो या कहीं भी बात करो, इवन अर्थ के बाहर की बात करो, तो वो रेशो क्या रहेगा, 2:1। तो यानी कि ये क्लियर हो गया कि आप ये नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई कर दिया, फिर लिखा N और H, अगेन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में नाइट्रोजन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 2, प्रोडक्ट में आ जाओ। अब ये 2 होता है क्लास, ये पूरे में मल्टीप्लाई होता है, ब्रैकेट लिखते नहीं है लेकिन समझ आ जाता है। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब क्लास देखो, इसे 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 जा 6, तो आपको क्या करना है, आपको 3 में मल्टीप्लाई करना है हाइड्रोजन, वो भी किस साइड, रिएक्टेंट। ये रहा रिएक्टेंट, N2 + 3H2 give 2NH3, NH रिएक्टेंट प्रोडक्ट। अब नाइट्रोजन में कितने रिएक्टेंट, 2, हाइड्रोजन कितने, देखो 3 2 जा 6, प्रोडक्ट में आ जाओ, नाइट्रोजन कितने हैं 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। आपने देखा, अब ये क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। अब क्लास होता क्या है, देखो मैं आपको क्यों कह रहा हूं, देखो जो मैंने पॉइंट यहां बताया है, देखो कई चीजें किताब में नहीं लिखी होती, वो सिर्फ आपको एक टीचर बता सकता है, और वही जो बात टीचर बताता है वो हो सकता है कई बच्चों को पहली बार पढ़ के समझ आ जाए, और हो सकता है कई बच्चों को जिंदगी भर समझ ना आए। तो मैंने आपको क्या कहा कि अगर आपके पास 2 जगह अवेलेबिलिटी हो बैलेंस करने की, तो हमेशा सबसे पहले उसे बैलेंस करेंगे जिसमें सिंगल साइड मल्टीप्लाई कर रखा होगा। आप कहोगे हम नहीं ऐसा करते, क्या होता है, ये तो रिएक्शन बहुत छोटी थी, अगर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स आ जाए, बड़ी आ जाए, और आप इसको पहले बैलेंस कर दो, तो आपके साथ होगा क्या। अब जो मैं बता रहा हूं होगा क्या, फिर वही बच्चा फील कर सकता है जिसने नंबर ऑफ क्वेश्चन करे हो और उसने पहले इसको बैलेंस कर दिया हो। तो 90% केसेस में अगर रिएक्शन बड़ी आती है और आप उसको बैलेंस करते हो जिसमें 2 साइड मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करोगे, जब आप किसी एक एलिमेंट को बैलेंस करोगे तो दूसरा अनबैलेंस हो जाएगा, अगर किसी और को बैलेंस करोगे तो वो अनबैलेंस हो जाएगा। लेकिन जो तरीका मैंने कहा है, अगर आप इसे फॉलो करते हो तो आपका रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन स्मूथली बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। एक और इक्वेशन देते हैं। अब एक इक्वेशन है Fe
प्लस H2O गिव Fe3O4 प्लस H2। ओके, अब मुझे क्या करना है क्लास, इसको मुझे क्या करना है, बैलेंस करना है। ओके क्लास, इसको मुझे क्या करना है, बैलेंस। तो मैंने लिखा आयरन, जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। देखो H2O एक मॉलिक्यूल है, एलिमेंट नहीं है, आपको पता होगा। अब मैंने लिखा यहाँ रिएक्टेंट और यहाँ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन एक, सॉरी आयरन एक, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन एक, ये नंबर ऑफ एटम लिख रहा हूं इनके। अब इसके बाद इस तरफ आ जाओ प्रोडक्ट में, आयरन कितने हैं 3, हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 4। अब मैंने देखा ना तो ये बैलेंस है और ना ही ये बैलेंस है। इसे बैलेंस करे मुझे मल्टीप्लाई 3 करना है, इसे बैलेंस करे मल्टीप्लाई 4। अब आप एक चीज देखो, मेरे पास दो अवेलेबिलिटी है और दोनों अवेलेबिलिटी में दोनों तरफ सिंगल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। अब आपके पास चॉइस है, आप कोई सा भी कर लो। तो अब मैं पहले कौन सा करूं, चलो मैं रैंडमली आयरन वाला पहले कर देता हूं। तो देखो आयरन में 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। नाउ अब देखो क्लास, इधर मैंने लिखा Fe, इधर लिखा H, इधर लिखा O। अब ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में आयरन कितना हो गया 3, हाइड्रोजन कितना हो गया 2, ऑक्सीजन 1। उधर आप एक चीज डायरेक्टली कर सकते हो, मल्टीप्लाई रिएक्टेंट में कर रहे हो तो प्रोडक्ट की वैल्यू को चेंज नहीं करना और एज इट इज नोट कर देना है, ठीक है। अब आपके पास ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। अब मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो किसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं 4 से, ऑक्सीजन को 4 से, वो भी किस साइड, रिएक्टेंट ये रहा 3Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस H2। तो क्लास मैं 4 को, अगर कोई बच्चा ज्यादा दिमाग लगाए, मैं 4 को यहां तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता ना, क्यों, क्योंकि वाटर का फॉर्मूला क्या रहेगा, H2O ही रहेगा हर बार। अब दोबारा FeHO। नाउ रिएक्टेंट प्रोडक्ट मैंने मल्टीप्लाई किस साइड करा, रिएक्टेंट साइड। तो आप चाहो तो प्रोडक्ट की सारी वैल्यूज को एज इट इज उतार दो। इसके बाद इधर आ जाओ, आयरन 3, हाइड्रोजन 4 2 जा 8, ऑक्सीजन 4 1 जा 4। अब ये बराबर नहीं है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। तो देखो 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4। नाउ हाइड्रोजन में 4 मल्टीप्लाई करना है, वो भी प्रोडक्ट साइड ये रहा 4H2। प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद की तरफ। देखो अगर आप हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, कोई सा मीडियम हो, आपको इतना तो पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट अभिकर्मक और प्रोडक्ट उत्पाद। ओके, अगर आप ये सब नहीं सीख पाते तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, 12th के बाद फिर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स लेना पड़ेगा। और याद रखना, ऐसा कोई नहीं है जो आपको इंग्लिश बोलना सिखा दे, वो आपका इंटरनल स्किल है, क्योंकि इंग्लिश का एक लैंग्वेज है। नाउ FeHO, नाउ ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। अब देखो क्या करना है क्लास, Fe आयरन कितना है, देखो सिंपल चीज, प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करना, तो रिएक्टेंट वाली टेबल एज इट इज नोट कर दो। प्रोडक्ट में आ जाओ, प्रोडक्ट में आयरन कितना है 3, हाइड्रोजन 4 2 जा 8, ऑक्सीजन 4। अब आपने क्या देखा, सारे क्या हो गए मेरे, बैलेंस्ड हो गए, ठीक है क्लास। तो याद रखना, देखो जितनी इक्वेशंस मैं करा रहा हूं, ऐसा तो नहीं है कि सारी इक्वेशन इतनी है, और ना ही दुनिया में कोई टीचर है जो ये कह सके कि मैंने जितनी इक्वेशन कराई है इससे बाहर नहीं आ सकता। वो हालांकि सीबीएसई की कमजोरी है कि वो आपको क्वेश्चन देता है एनसीईआरटी से, तो एनसीईआरटी की सारी इक्वेशंस अगर आप कर लो तो आपका क्वेश्चन फंस जाएगा। लेकिन अगर आप बियॉन्ड द सीबीएसई या बियॉन्ड द एनसीईआरटी चलते हो तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि हमें बैलेंस कैसे करना है। उसके बाद आप पे कोई भी इक्वेशन आए आप उसे क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। इसके बाद देखो क्लास, उसके बाद हमारे पास एक और इक्वेशन लेता हूं, CH4 प्लस O2 गिव CO2 प्लस H2O। नाउ अब देखो क्लास, यहां पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। कार्बन कितने हैं 1, हाइड्रोजन कितने हैं 4, ऑक्सीजन कितने हैं 2। उधर आ जाओ, कार्बन कितने हैं 1। अब CO2 में ऑक्सीजन के 2 एटम है, कार्बन का एक ही एटम है, हाइड्रोजन कितने एटम है 2। अब ऑक्सीजन देखो, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, 2 and 1 3।
अब ये बैलेंस नहीं है, इसके लिए मुझे इधर 3 से मल्टीप्लाई करना है और इधर 2 से, इसके लिए मुझे इधर 2 से। अब आप एक चीज समझो, आप मेरी बात नहीं मानते, मैंने आपको क्या कहा था कि जब आपके पास दो अवेलेबिलिटी हो तो उसे पूरा करेंगे जिसमें सिंगल साइड मल्टीप्लिकेशन हो। आपने कहा कि हम नहीं मानते इसकी बात, हम जिद्दी, हम ये करके देखते हैं। अगर आप ये करते हो तो ऑक्सीजन में मानो यहां तो मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से, लेकिन यहां पे किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। अब आपके पास 2 ऑक्सीजन है तो आपको सोचना पड़ेगा कि 2 इसमें मल्टीप्लाई करूं या 2 इसमें। अगर आप इन सब से बचना चाहते हो तो सिंपल सा कंसेप्ट है जो मैंने कहा उसे फॉलो करो। क्या कहा, पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करूंगा। कैसे करूंगा, हाइड्रोजन में प्रोडक्ट में 2 से मल्टीप्लाई, तो रिएक्टेंट को एज इट इज नोट किया मैंने। अब प्रोडक्ट में हाइड्रोजन में किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। इधर लिखा कार्बन, इधर हाइड्रोजन और इधर ऑक्सीजन, इधर लिखा रिएक्टेंट और इधर लिखा प्रोडक्ट। अब देखो मैंने मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट साइड में की है, प्रोडक्ट में की है ना, तो रिएक्टेंट साइड को एज इट इज नोट कर दो। अब उधर आ जाओ, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 2 जा 4, ऑक्सीजन 2 यहाँ पे। अब देखो 2 1 जा 2, क्योंकि ये 2 पूरे में मल्टीप्लाई होता है, 2 1 जा 2, 2 और 2 4। अब मेरा ये बराबर नहीं है। अब आप एक चीज देखो, मेरे तरीके से चलने का क्या फायदा हुआ, अभी यहाँ पे आपको दोनों साइड बैलेंस करना था, अब यहाँ पे सिर्फ वन साइड बैलेंस करना है। आसान हो गया ना। ये तो बहुत छोटे क्वेश्चन है क्लास, हमने इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कर रखे हैं कि वो 3-3 4-4 पेज में सॉल्व होते हैं। तो आपको क्या करना है, तरीके को फॉलो करना है। अगर आप तरीके को फॉलो नहीं करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। CH4 देखो गलत तो नहीं होता, होता क्या है, अगर मानो आप एग्जाम में बैठे हो और यही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया और आपने 10 मिनट लगा दिए और आपको समझ नहीं आ रहा, तो फिर हमारा मोरल डाउन हो जाता है और फिर ये तो गलत होगा, इसके साथ 1-2 क्वेश्चन और गलत हो जाएंगे। इसलिए हमारा काम है गलती से बचना, सिंप्लिसिटी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना। ऑक्सीजन में 2 से मल्टीप्लाई करना रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट ये रहा तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो CHO रिएक्टेंट प्रोडक्ट, कार्बन 1, ऑक्सीजन 2 दूनी 4, 2 to the 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन की 4। उधर आ जाओ, कार्बन 1, ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2 to the 4, ऑक्सीजन 2 यहाँ 2 यहाँ 4, बराबर आ गया ना। तो ये इक्वेशन क्या हुई, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो याद रखना क्लास, अगर आप 10th क्लास में हो और आपको केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना आता है तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एलिमेंट लिखने कौन कौन से हैं, फिर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में उनके क्या लिखने हैं, एटम्स लिखने हैं, और उसके बाद उन्हें बैलेंस करना। और बैलेंस करने का क्या तरीका है कि आप पहले उसको बैलेंस करेंगे जिसमें सिंगल साइड मल्टीप्लिकेशन करना हो, और ऐसा अगर आप फॉलो करते हैं तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब क्लास 10 बैलेंस करने का एक और क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन क्या होता है, वो कुछ बच्चों को टफ लगता है जिन्होंने 9th क्लास में अच्छे से ना पढ़ा हो। 9th क्लास में आपने पढ़ा था केमिकल फॉर्मूला बनाना, केमिकल फॉर्मूला फॉर्मेशन। उसमें क्या होता है, जैसे मैंने कहा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, तो 9th क्लास कैल्शियम का Ca लिखते हैं, कार्बोनेट का CO3, इसकी वैलेंसी +2, इसकी वैलेंसी -2, सेम होते हैं तो काट देते हैं, 2 1 2, 2 1 2, तो बन गया CaCO3। तो अब आपको क्या करेगा, अभी तक जितनी भी मैं इक्वेशन दे रहा था मैं उसे डायरेक्ट फॉर्मूले फॉर्म में लिख रहा था, अब आपको फॉर्मूले में ना देके उसका नाम बोलेगा, नाम से आपको क्या बनाने का, फॉर्मूला। अब आधे बच्चे बेवकूफ ये सोचते हैं कि कैल्शियम का मतलब Ca और कार्बोनेट का मतलब CO3, जबकि इसके पीछे की कैलकुलेशन यहाँ पे है। जैसे अगर मैं यही लेता, मैं लेता कैल्शियम और लेता हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का CH, अगर आपके अकॉर्डिंग चले तो हाइड्रोक्साइड का OH, जो कि क्या हो जाता है गलत, कैल्शियम का Ca, हाइड्रोक्साइड का OH +2 -1 मल्टीप्लीकेशन। Ca कैसे, देखो इनके जो साइन होते हैं वो साइन ना चार्ज न्यूट्रलिटी को बैलेंस करते हैं। मैं समझाता हूँ चार्ज न्यूट्रलिटी क्या होती है। आपने पढ़ा है हर जगह एक फोर्स होता है अट्रैक्शन, एक होता है रिपल्शन। अगर एक के पास पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये अट्रैक्ट जब कर सकते हैं जब दोनों में क्या होंगे, अपोजिट चार्ज। तो आप देखो कैल्शियम में प्लस चार्ज है, हाइड्रोक्साइड पे माइनस चार्ज है, तभी तो एक दूसरे से जुड़ेंगे। वैसी अगर आप हाइड्रोजन की बात करते हो, वाटर मॉलिक्यूल की, तो हाइड्रोजन में प्लस चार्ज होता है और माइनस होता है ऑक्सीजन में। जिसने भी क्लास 9th में पढ़ा है वैलेंसी टेबल, तो आपको पता होगा हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी -2। प्लस और माइनस क्या होता है, अट्रैक्शन। इसी वजह से ये एक मॉलिक्यूल का फॉर्म बना पाता है। तो देखो, तो ये प्लस और माइनस चार्ज बस अट्रैक्शन के लिए इनको लिखते नहीं है। तो कैल्शियम के साथ 1 लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता।
अब हाइड्रोजन के हाइड्रोक्साइड के साथ क्या है 2। अब मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया ये समझते हैं, आधे बच्चों को लगता है ब्रैकेट क्यों लगाया। अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाता तो ये क्या लिखता CaOH2। CaOH2 क्या दिखता कि हाइड्रोजन के साथ 2 है, जबकि ये किसके साथ 2 है, OH के साथ। अब सेकंड टाइप के क्वेश्चन क्या आएंगे क्लास 10th आपके पास, आपको वो नाम बोलेगा केमिकल का, आपको उसकी इक्वेशन बनानी है, फिर आपको बैलेंस करना है। और जिसको भी दिक्कत होती है इसका फॉर्मूला बनाने की, तो मैं क्लास 9th साइंस में केमिकल फॉर्मूला फॉर्मेशन के लिए आपको एक वीडियो डालूंगा, आप उसे देख सकते हो। अदरवाइज आप क्लास 9 एनसीईआरटी से सारे डाटा कर सकते हो और फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको मेरा कंटेंट प्लस आया तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले ये वीडियो बनाने में। थैंक यू।